Kamath, Secretary DD R&D and Chairman DRDO, Dr. G. Satish Reddy, Scientific Advisor, Sri Haribabu Srivastav, DG Technology Management, Professor Ashutosh Sharma, Former Secretary Department of Science and Technology, MOD के सारे सीनियर ऑफिशियल्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और हमारे फैकल्टी मेंबर्स, आज फैसिलिटेट किए गए हमारे सारे प्रोफेसर्स, मैं सारे ऐसे प्रोफेसर्स को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। केवल बधाई ही नहीं देता हूं बल्कि हृदय से उनके प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं। मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, मैं अपने दिल की एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जब कभी मैं वैज्ञानिकों के बीच जाता हूं, मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। मैं न कभी कोई साइंटिस्ट रहा हूं, न कुछ रहा हूं। हाँ, साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं। और मुझे याद है कि जब मैं एमएससी प्रीवियस में था तो क्वांटम फिजिक्स का एक पेपर हुआ करता था। 50 मार्क्स का वह पेपर था। तो 50 में 47 मार्क्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और मुझे 47 में 47 उस समय मिला था। आज भी मैं अपनी पीठ थपथपाता हूं। आज भी मैं अपनी पीठ थपथपाता हूं। अब आज हमसे कोई पूछे साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, जो एडवांस रिसर्चेज हो रही हैं उनके बारे में, अब कितना कठिन काम हमारे लिए होगा इसकी आप सहजी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जब आप सब वैज्ञानिकों से मिलता हूं तो मेरे अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड, एक गौरव की अनुभूति होती है कि हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं और हम देश का स्ट्रेचर भी आज सारी दुनिया की नजरों में भी बढ़ रहा है। तो एक मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो आप जैसे वैज्ञानिकों का है। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में आने पे मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति होती है और इस कॉन्क्लेव में उपस्थित होना मैं मानता हूं कि हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है। और मैं आप सभी को धन्यवाद भी देता हूं कि आपने मुझे डीआरडीओ और एकेडमिया के पार्टनरशिप जैसे विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया है। साथियों, अभी मैं इस कॉन्क्लेव की यहां से आने के पहले थीम देख रहा था। इस कॉन्क्लेव की थीम है द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डीआरडीओ एकेडमिया पार्टनरशिप। मुझे लगता है कि यह कॉन्क्लेव हमें इस बात पर विचार करने का अवसर देता है कि आखिर डीआरडीओ और एकेडमिया के बीच पार्टनरशिप की जरूरत क्यों है। आखिर यह पार्टनरशिप देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में मैं कुछ बातें आप सबके सामने यहां रखना चाहूंगा। साथियों, यहां साइंटिफिक ट्रेनिंग रखने वाले लोग बैठे हैं, एकेडमिया जगत के इंटेलेक्चुअल्स भी यहां पर बैठे हैं और मुझे लगता है कि आप में से यहां जो बैठे हैं प्रत्येक व्यक्ति इस बात से अवश्य ही सहमत होंगे कि किसी भी देश के विकास में रिसर्च एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे तब तक हम नई नई टेक्नोलॉजीज को किसी भी सूरत में अपना नहीं पाएंगे। और आज का समय अगर आप देखें तो स्वाभाविक रूप से आप ये पाएंगे कि यह एक ऐसा समय है जहां इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, एग्रीकल्चर और कनेक्टिविटी आदि सभी सेक्टर्स में रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का समावेश काफी हद तक हो चुका है। साथियों, ह्यूमन सिविलाइजेशन आज अपनी जिस अवस्था में है उसमें रिसर्च का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वर्तमान में हालांकि रिसर्च का अर्थ लैबोरेटरी बेस्ड रिसर्च से अधिक लिया जाता है, पर अपने ब्रॉड मीनिंग में यह उससे कहीं अधिक व्यापक है। पूरी सृष्टि के संचालन के पीछे एक साइंस है, एक विज्ञान है और मानव जैसे जैसे इस विज्ञान को समझता गया वह अपना जीवन
लगातार बेहतर करता चला गया। शुरुआत में मानव ने ट्रायल एंड एरर से सिविलाइजेशन का विज्ञान समझा और एग्रीकल्चर पर आधारित एक कल्चर डेवलप हुई। फिर मानव को ग्रेन्स को स्टोर करने की जरूरत पड़ी, उसने ग्रेन्स का स्टोरेज भी करना सीखा। ये सब सामान्य तौर पर R&D के ही उदाहरण हैं, उसी के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह की अनेक और रिसर्चेज और ज्ञान विज्ञान के चलते मानव जीवन में स्टेबिलिटी आई और वह अपने विकास की राह में आगे बढ़ता चला गया। और इस तरह प्रारंभ से लेकर अब तक हम देखेंगे तो पाएंगे कि सिविलाइजेशन के विकास में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक की फैक्टर रहा है। R&D की जो सबसे महत्वपूर्ण खासियत है मित्रों, मैं समझता हूं कि वह यह कि R&D उन चीजों को रिसोर्सेज में बदलने की क्षमता रखता है जिन्हें आमतौर पर हम अब तक रिसोर्स की दृष्टि से नहीं देखते थे। और इस बात का जिक्र मैंने पहले भी आप लोगों के सामने किया है कि R&D आम को भी खास बनाने की क्षमता रखता है। आप देखिए कि पूरी मानव सभ्यता किस प्रकार कई हजार वर्षों से सूरज से आने वाली किरणों का उपयोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करती आई है। लेकिन यह रिसर्च ही है, यह इनोवेशन का ही करिश्मा है जिसने मानव को यह बताया कि सूरज की किरणों का इस्तेमाल हम बिजली बनाने में भी कर सकते हैं। यह रिसर्च का ही करिश्मा है। आज पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी का बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में प्रयोग होना शुरू हो गया है और यह सब R&D की ही देन है जो मानव जीवन को बदलने की भी क्षमता रखती है। साथियों, यूरेनियम का उदाहरण ले लीजिए। जाने कितने हजारों लाखों साल से यह धरती में पड़ा हुआ था। हो सकता है यह मानव के हाथ कई बार आया भी हो और मानव ने इसे सामान्य वस्तु समझकर छोड़ भी दिया हो, पर एक बार इसकी खासियत जान लेने के बाद मानव ने इसको ऐसा यूटिलाइज किया कि यूरेनियम आज दुनिया भर में बदलाव लाने वाले प्रमुख कारकों में से एक बन गया है। सिविल हो या डिफेंस सेक्टर, यूरेनियम की पावर दुनिया में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसे सहज रूप से सब स्वीकार करेंगे। यह सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ही बदौलत संभव हो पाया है। ऐसे ही हमारे सामने सी वीट, अलगाई जैसे न जाने कितने उदाहरण हैं जो रिसर्च के कारण एक रिसोर्स बन गए। आज जब डीआरडीओ और एकेडमिया के बीच पार्टनरशिप नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है तो मुझे विश्वास है कि इस पार्टनरशिप के माध्यम से होने वाली रिसर्चेज अनेक नए रिसोर्सेस को अनलॉक करेंगी और इससे न केवल डीआरडीओ और एकेडमिया बल्कि हमारा पूरा देश लाभान्वित होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, डीआरडीओ और एकेडमिया के बीच पार्टनरशिप को मैं 1+1=2 नहीं बल्कि 1+1=11 की दृष्टि से मैं देखता हूं। और जब ये दोनों एंटिटीज आपस में कोलैबोरेशन करती हैं तो उन दोनों को दोहरा लाभ ही नहीं होता है बल्कि उससे कहीं अधिक लाभ होता है। और इसमें डीआरडीओ और एकेडमिया दोनों को तो लाभ मिलेगा ही, इसके साथ ही इस पार्टनरशिप से पूरे देश को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। इसे मैं कुछ पॉइंट्स में आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले बात मैं यहां डीआरडीओ की करूंगा। जहां तक मैं समझता हूं डीआरडीओ को इस पार्टनरशिप से एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बेस मिलेगा। जैसा कि आज हम देखते हैं कि भारत में एक अच्छी खासी संख्या आईआईटीज, आईआईएससीज, एनआईटीज और यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं। इन संस्थाओं में हमें युवाओं की भी एक बहुत बड़ी संख्या स्वाभाविक रूप से देखने को मिलती है और ये वैसे युवा हैं जो न सिर्फ टैलेंटेड हैं बल्कि स्किल्ड भी हैं। डीआरडीओ हमारे देश के इन टॉप टैलेंट्स को एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में देख सकता है, एक मैन पावर के रूप में देख सकता है और यह स्किल्ड मैन पावर निश्चित रूप से डीआरडीओ के लिए कई मायनों में फायदेमंद सिद्ध होगा। साथियों, इसके अलावा जब हम डीआरडीओ को देखते हैं
तो हम पाते हैं कि डीआरडीओ में जो साइंटिस्ट हैं वो सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं। जाहिर सी बात है उनकी एक्सपर्टीज से डीआरडीओ को लाभ भी बहुत मिलता है, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज एक स्पेसिफिक सेक्टर में होने के कारण कई बार उनमें मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं आ पाती है। यदि एकेडमिया का कोलैबोरेशन डीआरडीओ के साथ होता है तो डीआरडीओ को एक साथ कई फील्ड के एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे और एक मल्टी डायमेंशनल या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ डीआरडीओ आगे स्वाभाविक रूप से बढ़ पाएगा। हमें यह भी देखने को मिलता है कि हमारे एकेडमिया डिफरेंट टॉपिक्स पर बेसिक रिसर्च करती हैं और समय समय पर रिसर्च पेपर भी पब्लिश करती हैं। समय समय पर उनके द्वारा विभिन्न सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं जिसमें इनोवेटिव आइडियाज का एक्सचेंज भी स्वाभाविक रूप से हमको देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि एकेडमिया लगातार स्वयं को बदलती हुई चुनौतियों और बदलते हुए परिवेश के अनुसार अपडेट करते हैं। वैसे कि डीआरडीओ भी स्वयं को अपडेट रखता ही है, लेकिन आपने एक से भले दो वाली कहावत तो निश्चित रूप से सुनी ही होगी और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्पेशल हैं, लेकिन इन दोनों का यह कोलैबोरेशन रिसर्च सेक्टर के लिए किसी वरदान से, किसी बूंद से कम नहीं होगा। एकेडमिया के रिसर्च डीआरडीओ को उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स बढ़ाने में यह हेल्प करेंगे। साथियों, डीआरडीओ के संदर्भ में एक और जिस बात पर मेरा ध्यान जाता है वह यह है कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण जहां ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट रहता है, सिस्टम के अनेक लेयर्स होने के कारण रिजिडिटी रहती है, जबकि एकेडमिया अपेक्षाकृत ऐसे माहौल से मुक्त होता है। वहां ओपननेस अधिक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है। ऐसे में एकेडमिया के संपर्क में आकर डीआरडीओ को एक नया एक्सपोजर मिलेगा और साथ ही साथ एक विविधता भी मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूं। डीआरडीओ एकेडमिया पार्टनरशिप से डीआरडीओ को जो एक और लाभ होगा वह है देश की नई ऊर्जा और नए टैलेंट के साथ इसका साक्षात्कार। वैसे तो डीआरडीओ में नए साइंटिस्ट की कमी नहीं है। यंग साइंटिस्ट लैब के माध्यम से डीआरडीओ देश भर से नए नए टैलेंट लगातार हासिल करता ही रहता है, पर एकेडमिया के साथ कोलैबोरेशन से उसकी इस कैपेसिटी में वृद्धि होगी और डीआरडीओ की कार्य प्रणाली के अंदर एक नयापन भी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह फायदा वन साइडेड ही होगा। इस पार्टनरशिप का लाभ डीआरडीओ के साथ साथ एकेडमिया को भी मिलेगा। और साथियों, हम जानते हैं नई नई रिसर्चेज के लिए एकेडमिया को फंड्स की कितनी जरूरत होती है। वैसे तो सरकार हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को खुद ही फंड्स उपलब्ध कराती है, लेकिन डीआरडीओ के साथ इनकी पार्टनरशिप इन्हें फाइनेंशियल रूप से भी मजबूत करेगी। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के फंड्स का एक बड़ा हिस्सा उनके रिसर्च में यूज होता है। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा उपलब्ध कराया गया फंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हो रही रिसर्चेस को एक्सपेंड करने में सहायक होगा। आप सभी डीआरडीओ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि डीआरडीओ के पास एक बेहद एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है और आज डीआरडीओ के पास लगभग 50 लैब्स हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्पेसिफिक सेक्टर में रिसर्च करते हैं। डीआरडीओ के साथ पार्टनरशिप हमारी एकेडमिया को भी डीआरडीओ के उन लैब्स का एक्सेस प्रदान करेगी। हमारे आईआईटीज, हमारे एनआईटीज और आईआईएससी जैसे संस्थानों में हमारे युवा जो थियोरी में सीखते हैं, डीआरडीओ का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें उसका प्रैक्टिकल करने का अवसर देगा। डीआरडीओ का यह इंफ्रा हमारे युवाओं को कैसा अनुभव देगा जो उनके अंदर के साइंटिफिक टेम्परामेंट को और बढ़ाने में यह सहायक होगा, हेल्प करेगा। साथियों, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में अनेक रिसर्चर्स ऐसे भी होते होंगे जो आगे चलकर अपना स्टार्टअप शुरू करने की भी इच्छा स्वाभाविक है, वह रखते ही होंगे। कई बार ऐसा होता है कि वे इस दिशा में कदम आगे बढ़ाने की सोचते तो हैं, पर चूंकि उन्होंने प्रैक्टिकल लेवल पर उतना कार्य नहीं किया होता है,
इसलिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस जितना डेवलप करना चाहिए, कॉन्फिडेंस जितना आना चाहिए, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। पर इस तरह के प्रयासों से वे ग्राउंड लेवल पर कार्य कर सकेंगे, उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, उनके भीतर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो सकेगा और वे स्टार्टअप शुरू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस प्रकार की पार्टनरशिप हमारे देश में स्टार्टअप कल्चर को और इन्हांस करने में मददगार साबित होगी। इसी प्रकार ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज यानी सिविल और डिफेंस दोनों सेक्टर्स में यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट के संदर्भ में भी इस पार्टनरशिप को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं। डीआरडीओ का जो मैंडेट है बेसिकली वह है डिफेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप करना, पर यह भी उतना ही सही है कि दुनिया में आज जितनी भी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी हैं उनमें से कई तो डिफेंस सेक्टर में रिसर्च के फलस्वरूप ही उत्पन्न हुई हैं और इस तरह डीआरडीओ और एकेडमिया के बीच पार्टनरशिप स्टैब्लिश होगी तो डीआरडीओ ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेगा और राष्ट्र और मानवता को कुछ नया देने की ओर भी आगे बढ़ेगा। साथियों, यह पार्टनरशिप जितनी ज्यादा ग्रो करेगी, मैं समझता हूं भारत का रिसर्च सेक्टर भी उसी प्रोपोर्शन में ग्रो करेगा। यहां डीआरडीओ और एकेडमिया दोनों के ही साइंटिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं। वैसे तो आप सभी इस पार्टनरशिप के माध्यम से आपस में जुड़ेंगे ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी व्यक्तिगत और इंस्टीट्यूशन के स्तर पर भी आपस में जुड़ने का प्रयास करें, यह हमारी अपेक्षा है। यानी यदि डीआरडीओ के साइंटिस्ट देश के विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पर्सनली अपनी प्रेजेंस देंगे तो इससे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को आपके इस एक्सपीरियंसेस का लाभ मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात पर विचार करें कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट यदि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में फैकल्टी के रूप में, प्रोफेसर के रूप में या हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में 3 साल या 5 साल या इसी प्रकार किसी खास पीरियड के लिए अपनी सेवाएं दें तो इससे हमारे एकेडमिया को नए पर्सपेक्टिव का लाभ मिलेगा। यह हमारी सोच है। अब इस संबंध में अंतिम निर्णय आप सबको करना है। ठीक इसी प्रकार क्या एकेडमिया के भी इंटेलेक्चुअल्स डीआरडीओ के अंदर क्या एक साइंटिस्ट के रूप में डेपुटेशन पर आकर अपनी एक्सपर्टीज का लाभ दे सकते हैं क्या? मैं चाहता हूं आप इस पर भी यहां विचार करें। साथियों, आज हमारी इकॉनमी लगातार आगे बढ़ रही है। पीपीपी के अनुसार तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। जल्द ही हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। आज मैं समझता हूं कि जब $5 ट्रिलियन की इकॉनमी के लक्ष्य को हम हासिल कर लेंगे तो हम दुनिया की टॉप 3 इकॉनमी में भी आकर खड़े हो जाएंगे, मेरा विश्वास है। और हमारा देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अब जो आप सबका कंट्रीब्यूशन है, लक्ष्य तो हम लोगों का 2047 तक का है। लोग कहते हैं कि सब मेजर इकॉनमी 2047 तक बनना मुश्किल है। अरे मैंने कहा होगा मुश्किल, लेकिन हम इस कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ें कि 2047 आते आते हमारी भारत की इकॉनमी दुनिया की टॉप मोस्ट इकॉनमी होगी, सबसे बड़ी इकॉनमी होगी। यह मानकर चलने में हमको हर्ज क्या है? एक विश्वास के साथ तो हम कदम आगे बढ़ाएं। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक हैं और हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा दुनिया में होती है। मैं जाता हूं, बराबर कई देशों में जाना हुआ है, वहां के लोगों से बातचीत हुई है। हमारे देश की सेना के, हमारे चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उसके साथ लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वहां से कुछ सीखना चाहते हैं। ये सबकी इच्छा रहती है। ऐसे में यह हम सबके लिए अनिवार्य हो जाता है कि देश के हितों की सुरक्षा करने के लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस सेना हो। और भारत जैसे देश के लिए तो यह इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम अपनी सीमाओं पर दोहरे खतरे का सामना कर रहे हैं। आप सबको अच्छी तरह मालूम है। ऐसे में पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए
हमारा टेक्नोलॉजी की दृष्टिकोण में एडवांस होना यह बेहद आवश्यक है और इस एडवांसमेंट का एकमात्र रास्ता है रिसर्च। इसलिए यह समय की मांग है कि डीआरडीओ और एकेडमिया दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। हमारे तो शास्त्रों में भी लिखा गया है संहति कार्य साधिका, अर्थात एक साथ आकर काम करने से ही सफलता मिलती है। आप इस संदर्भ में रामायण का उदाहरण भी देख सकते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत का एक मैसेज दिया था, यह संदेश दिया था कि बुराई पर यह अच्छाई की जीत है। लेकिन जब हम राम की यात्रा का आकलन करते हैं तो पाते हैं कि यह कार्य अकेले भगवान राम का ही नहीं था, बल्कि इसमें हमें एक टीम वर्क देखने को मिलता है। राम की सेना में बड़े बड़े महावीर थे। स्वयं भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण, बजरंगबली, जामवंत और सुग्रीव जैसे अनेक योद्धा थे। आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, जानते होंगे। और यह सब योद्धा अपने आप में बहुत ताकतवर थे, लेकिन रावण जैसे योद्धा को हराने के लिए एक टीम वर्क की जरूरत थी। इतने बड़े बड़े योद्धाओं के रहने के बावजूद एक के टीम वर्क की जरूरत थी रावण को हराने के लिए। एक कोलैबोरेशन की भी जरूरत थी, क्योंकि रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह उत्तम कुल पुलत्स्य मुनि नाती कहा जाता था। भगवान ब्रह्मा के वंशज में से था। भगवान ब्रह्मा का जो वंशज होगा उसके साथ मोर्चा लेना यह कोई आसान खेल नहीं है और उस पर विजय प्राप्त करना। उसके खानदान में सभी एक से एक बढ़कर योद्धा थे, एक से एक बढ़कर योद्धा थे। वह स्वयं भी बहुत शक्तिशाली था। रावण के बारे में तो आप जानते हैं, केवल शक्तिशाली ही नहीं थे, ज्ञानवान भी थे, धनवान भी थे और बलवान भी थे। फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उनके ऊपर विजय प्राप्त की। ऐसे शक्तिशाली शत्रु का सामना एक कोलैबोरेटिव अप्रोच और टीम वर्क से ही संभव था और राम ने करके दिखाया। ठीक उसी प्रकार आज हमारे सामने भी कई बड़ी बड़ी चुनौतियां दिखती हैं और बात जब देश की रक्षा की आती है तब तो यह चुनौतियां और अधिक व्यापक हो जाती हैं और गंभीर हो जाती हैं। इन चुनौतियों से कोई संस्थान अकेले ही निपट सकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम हम कर सकते हैं वह है सामूहिक प्रयास और पार्टनरशिप। और हमें बहुत आगे जाना है, एक बहुत लंबी यात्रा भी हम सबको तय करनी है। इसलिए हमारा साथ चलना यह बेहद आवश्यक है। यह 21वीं सदी यह भारत की सदी है। इसलिए 21वीं सदी में हमारे सामने आ रही चुनौतियों का सामना करने में डीआरडीओ एकेडमिया पार्टनरशिप की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है और यह पार्टनरशिप भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में विश्व में अग्रणी राष्ट्र बनाने में सहायक सिद्ध होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सभी का फिर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया। मैं आपके भविष्य के प्रयासों की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं और पुनः सारे पुरस्कार विजेताओं को पुनः हार्दिक बधाई देते हुए और हृदय से उनके प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।